हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहला मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज फिर से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये DSSB के लिए स्पेसिफिक सेशंस हैं। इसके अलावा NVS, KVS, सुपर टेट जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, PRT और TGT का, सभी जगह ये जो सेशंस हैं आपके बहुत काम आएंगे। इससे पहले हमने आपको DSSB के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे DSSB PYQ नाम से, आप उनको भी जाकर देख सकते हो। ये जो मैं सेशंस लेकर आई हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। जो भी टॉपिक्स पूछे जाते रहे हैं उनसे मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिससे आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। एग्ज़ाम तक हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ मॉक टेस्ट के आपके लिए लेकर आते रहें। तो पहला सेशन अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा और उसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ये PDF भी, ठीक है। तो अब चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना ज़रूरी था। पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, बाइलिंगुअल में आपको बताऊंगी। जहाँ पर कोई टफ वर्ड हिंदी का आएगा कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डोंट वरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कुचिपुड़ी नृत्य कौन से स्टेट से रिलेटेड है इंडिया में, तो ये रिलेटेड होता है आंध्र प्रदेश से। तो याद रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है ये कुचिपुड़ी के बारे में। वैसे तो जो फोक डांसेस होते हैं, भरतनाट्यम हुआ, कथक हुआ, सभी किसी न किसी का पूछ ही लिया जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन ये कुचिपुड़ी कई बार पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करता है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके टॉपिक से, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बीबी का मकबरा कहाँ पर है। ये बेसिकली आपका हिस्ट्री से बिलोंग करता है कहीं ना कहीं। तो जो बीबी का मकबरा है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। कहाँ, कौन से स्टेट में है बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र में। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड पूछा है वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है, जो म्यूज़िक से रिलेटेड होते हैं। तो एक वाद्य यंत्र है भूंगल, जिसका नाम है, क्या नाम है, भूंगल। ये भी स्टैटिक जीके से आपका सवाल है। तो जो ये भूंगल नाम का वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का है, क्या ये हवा से बजता है, क्या ये वायर यानी कि तारों से बजता है। जैसे आपने गिटार देखा होगा उसमें तार होते हैं, है ना, और कुछ वाद्य हवा से बजते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, हारमोनियम, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो जो भूंगल है वो हवा का वाद्य यंत्र है, हवा द्वारा इसको प्ले किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संगीत वाद्य यंत्र का युग्म सही है। यानी कि कलाकार दिया है आपको और जो वो वाद्य प्ले करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं सामने, वो दिया है। तो कौन सा पेयर सही है, जो कि वही नाम दिया है जो उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, एल सुब्रमण्यम वायलिन, उस्ताद अमजद अली खान तबला, अन्नपूर्णा देवी सुरबार। देखिए इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, म्यूज़िक में घराने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC में भी आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से, यानी कि उस्ताद अमजद अली खान तबले से रिलेटेड नहीं है, जबकि एल सुब्रमण्यम वायलिन से रिलेटेड है, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से रिलेटेड है। तो एल सुब्रमण्यम वायलिन से और अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में आपसे पूछ रहा है, कौन सी राष्ट्रीय आय गणना की एक विधि है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की इनमें से कौन सा एक मेथड होता है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और भी मेथड हो सकते हैं लेकिन एक विधि होती है जिसको हम या तो प्रोडक्ट मेथड कह सकते हैं या कह सकते हैं उत्पादन विधि, ठीक है, उत्पादन विधि या फिर प्रोडक्ट मेथड, जिससे नेशनल इनकम काउंट की जाती है या कैलकुलेट की जाती है। अगला सवाल है, वो कौन सा वर्ष है जिसका इस्तेमाल वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए होता है। जब भी आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स सेक्शन से है, जब भी आपको रियल जीडीपी निकालनी होती है किसी कंट्री की, तो उस बेस क्या माना जाता है, उसका बेस ईयर। बेस ईयर के आधार पर रियल जीडीपी निकाली जाती है, जिसको हम हिंदी में आधार वर्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा, आधार वर्ष जो कि बेस ईयर होता है
उसके ही बेसिस पर रियल जीडीपी काउंट की जाती है। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की लिखित नहीं, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का लिखित नहीं है। ठीक है, तो जो चल निधि होती है, समायोजन सुविधा, कौन सा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी लिखित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों में से रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये आपसे पूछा है। पहला है चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दूसरा ऑप्शन है आरक्षित निधि जमा अनुपात यानी कि रिजर्व डिपॉजिट रेशो। ठीक है, तो मैंने तो इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन आप हिंदी में देख पा रहे हैं, इंग्लिश में फिर से पढ़ देती हूँ कि इन दोनों में से कौन सा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो एक है एलएएफ और एक है आरडीआर यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दूसरा है रिजर्व डिपॉजिट रेशो। तो जो इनमें से इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो है आरडीआर। इसका मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट इनमें से है वो कौन सा है? एलएएफ, चल निधि समायोजन सुविधा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग के 5 वर्षीय योजना का समान लक्ष्य नहीं है। यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसके बाद नीति आयोग बन गया था उसका नाम। तो जो प्लानिंग कमीशन की 5 ईयर प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान जो हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना, तो उनका कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो उनमें से जो लक्ष्य योजना का नहीं है वो है शहरीकरण। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों लक्ष्य हैं, शहरीकरण लक्ष्य नहीं है। यानी कि समृद्धि, समानता और आधुनिकीकरण उसके लक्ष्य हैं। इंग्लिश में बोले तो ग्रोथ, इक्विटी और मॉडर्नाइजेशन, ये क्या है आपकी पंचवर्षीय योजना जो प्लानिंग कमीशन की थी उनके समान लक्ष्य थे, लेकिन शहरीकरण अर्बनाइजेशन उनमें नहीं था। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दही में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो दही में कौन सा एसिड होता है, ये आपका केमिस्ट्री से सवाल है। लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अब आ जाते हैं बायो से। अगले टॉपिक है बायो, जिससे सवाल है हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कौन करती हैं। ठीक है, यानी कि कौन जो है फाइट करते हैं विद जम्स दैट में एंटर, हमारी बॉडी में जो जम्स एंटर कर सकते हैं उनसे कौन फाइट करता है? रोगाणु यानी कि जम्स, उनसे फाइट करती हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी बॉडी में जम्स प्रवेश या जो है ना कर पाएँ, अंदर ना आ पाएँ, उससे लड़ती हैं, उनको नष्ट करती हैं वाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय मतलब यूनिसेल्युलर है। इन दोनों में से अमीबा और पैरामीशियम। तो याद रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम, ये भी बायो से सवाल है, दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। आई होप आपको हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मेरी कोशिश है कि दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को यहाँ पर सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा युग्म यानी पेयर इनमें से सही है? ऑर्गन के बारे में है, दूसरा हाइड्रोजन के बारे में। तो बिल्कुल दोनों बातें ठीक है। यहाँ पर ऑर्गन एक परमाणु है और जो आपका हाइड्रोजन है वह द्वि परमाणु है। यानी ऑर्गन जो है वो मोनो एटॉमिक है और हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक एक परमाणु, डाई एटॉमिक द्वि परमाणु। केमिस्ट्री से आपका सवाल था। आ जाता है अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फिर से आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। पहला है कि गतिज और ऊष्मीय ऊर्जा को जोड़कर यांत्रिक ऊर्जा बनती है, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एंड हीट एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर एक वस्तु के लिए हर बिंदु पर अचर यानी कि कांस्टेंट रहना। मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ इसको। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट इज रॉन्ग।
तो जब आप स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और गतिज यानी कि काइनेटिक एनर्जी को मिला देते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है ऑल पॉइंट्स पर किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इससे आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, नहीं है तो अब इसको मत भूलिएगा। एशिया महाद्वीप जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है? तो वो है बहिर्मंडल, जिसको इंग्लिश में एग्जॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जॉस्फियर। ये आपके एटमॉस्फेयर की सबसे क्या है? अपर मोस्ट लेयर होती है बहिर्मंडल या एग्जॉस्फियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन मोटे अनाज के बारे में सही है? मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स की बात हो रही है। मिलेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है यह कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाए जाते हैं। जो कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी होती है उसमें उगाए जाते हैं। ये एक हार्डी फसल है जिसे कम तापमान पर और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोनों बातें सही हैं, ठीक है। रिलेटेड टू मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के बारे में दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। जिसमें पहला कह रहा है कि इट कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल यानी कि कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। दूसरा ये हार्डी फसल है जिसे कम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक खनिज कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी नॉन मेटेलिक मिनरल? इनमें से नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? अधात्विक खनिज कौन सा है? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। दूसरा है अभ्रक जिसे मीका या माइका कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही नॉन मेटेलिक मिनरल हैं, याद रखिएगा। चूना पत्थर और अभ्रक, चूना पत्थर और अभ्रक दोनों अधात्विक खनिज हैं यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं। क्लियर है इतनी बात? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा के लोगों के बारे में सही है? हड़प्पा सभ्यता का आपने नाम सुना होगा, तो उसके बारे में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है वे पत्थर की मोहरें बनाते थे और दूसरा है उन्होंने सुनहरी डिज़ाइन के साथ टाइल्स बनाई। तो टाइल्स तो नहीं बनाई लेकिन वो पत्थर की मोहरें ज़रूर बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पत्थर की मोहरें कौन बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता कालीन के जो लोग थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद है? इस टाइप से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बन चुका है। तो 4 वेद हैं, चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, किस वंश के काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी? ठीक है, तो राजपूत काल में, ठीक है, जब राजपूतों का शासन था उस समय दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो यहाँ पर हमारे जो मॉक टेस्ट के 20 सवाल हैं वो फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस हुई होगी और आपके काम एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा। इसी तरह से मॉक टेस्ट को जो है आगे लेकर चलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी एग्ज़ाम तक अच्छी प्रैक्टिस करा दी जाए। बिकॉज जनरल पार्ट में जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करिएगा स्कोर करने की, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है DSSB में, चाहे वो TGT और PGT, उसमें मैक्सिमम स्कोर आप ज़्यादा नहीं, कोई भी नहीं कर पाता है, कोई कितना भी इंटेलिजेंट है। तो उसमें अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पे ले आओ तो, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में आने के लिए आपको जो है पेपर 1 ही हेल्प करता है, जो जनरल पेपर होता है। हिंदी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जनरल हिंदी आती है 20 नंबर की, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के भी, जिसके मैं मॉक टेस्ट करा रही हूँ। तो आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई भी वीडियो आती है तो आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में आपको अब एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करा सकूं। बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए होंगी तो वो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सिलेक्शन मेट के नाम से ही है। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएंगी, जिससे आप अच्छे से रिवाइज चीज़ों को कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट, वो सब एक सब्जेक्ट पे एक जगह नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर जनरल अवेयर्स की चीज़ें सब आपको एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू।